ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दमदार 10। राहुल जी, अजीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अब बात होने जा रही है। अमेरिका ईरान जंग का आज 27वां दिन है। पिछली बार 12 दिनों में युद्ध विराम हो गया था, लेकिन इस बार ये जंग खिंचती चली जा रही है। ट्रंप हर दिन सीज फायर को लेकर एक नया दावा करते हैं। ट्रंप ये कहते हैं कि ईरान से बातचीत हो रही है, साथ ही धमकी भी देते हैं कि अगर बात नहीं मानी तो ईरान के पावर प्लांट्स को तबाह कर देंगे। और हर दिन ईरान भी वही कहता है कि कोई बातचीत नहीं हो रही है, कोई समझौता नहीं हो रहा है। ट्रंप के सीज फायर की कोशिशों के बीच जंग और भीषण हो गई है। ईरान ने इजरायल और अमेरिका पर बड़ा प्रहार किया। इजरायल की डिमोना न्यूक्लियर साइट पर हमला किया, तो वहीं ईरान ने अमेरिका के F-18 फाइटर जेट को भी गिराने का दावा किया है। इसके अलावा अमेरिकी युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन पर भी मिसाइल अटैक का दावा किया गया है। आपको अमेरिका ईरान जंग की तस्वीरें दिखा रही हूं। इसी के साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या दावा कर रहे हैं वो भी आप सुनिए। And then I said, we're going to have to do something about Iran because they're going to have a nuclear weapon very soon and they're crazy. They're crazy. They're out of their minds. And we have to stop them. And I say, well, we're going to take a big hit. We're going to go through this certain route and we'll get right back here, but we have to go and stop them. Every president should have done it. I heard that Obama gave them the absolute right title and interest, gave everything to Iran. You remember that? When Bibi Netanyahu came over and begged him not to do it, he gave Iran the right to have a nuclear weapon at the highest level within a very short period of time. And I terminated that agreement as soon as I came to office. And if I didn't terminate it, that weapon would have been used 3 years ago. It would have been used a long time ago. And then we stopped it a second time with those beautiful B-2 bombers. They went in and they knocked the hell out of the nuclear potential. And if they didn't do that attack, Iran would have had a nuclear weapon within 2 weeks to 4 weeks after the attack. When I went on to do something that for 47 years should have been done by any of the other presidents, and you heard numerous of them said they wished they did it, but they didn't have the guts to do it. We had no choice. Short term, what we had to do is get rid of the cancer. We had to cut out the cancer. The cancer was Iran with a nuclear weapon. And we've cut it out. Now we're going to finish it off. पहले तो हम ये बात समझ लें कि अमेरिका करना क्या चाहता है। क्या वो वाकई में एक सीज फायर चाहता है या युद्ध को पूरी तरह से अपनी शर्तों पर खत्म करना चाहता है? अगर खत्म करना चाहता है तो फिर ईरान की शर्तें क्या हैं? क्योंकि बिना ईरानी शर्तों के तो ये संभव नहीं होगा। और अभी तक केवल अमेरिका और ईरान की बात हो रही है, इसमें इजराइल का तो कहीं नाम ही नहीं आ रहा है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी तो इजराइल है। इजराइल क्या चाहता है, अभी तक इस पर कोई स्टेटमेंट इजराइल का नहीं आया है। तो अजीत जी, इस चर्चा को यहीं पर हम शुरू करते हैं। ईरान ये कह रहा है, जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वो तो हमने दर्शकों को सुना दिया, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि अभी हमारी पॉलिसी विरोध जारी रखना और कोई बातचीत नहीं हुई है, ये हम क्लियर कर देना चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, कि ईरान अभी भी बिना नीति उकसावे के चल रहे अमेरिका और इजराइल के हमलों का मुंहतोड़ जवाब देगा, और जब तक जरूरी गारंटी नहीं मिल जाती है सीज फायर की कोई संभावना नहीं है। बिल्कुल, कोई, चूंकि ईरान को पता है कि ये 5 दिन का जो समय लिया ट्रंप ने, ये सबको पता है। सारे स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स बता ही रहे थे कि उनको अपनी जो सेना पहुंचानी है, जो एयरबोर्न उनके कमांडोज हैं, उनको पहुंचाना है। उन्होंने जो दूसरे जहाज जो रवाना किए थे उसके पहुंचने का समय चाहिए है। ये सबको पता था कि USS जेराल्ड फोर्ड वापस जा रहा है, क्योंकि 9 महीने से वो तैनात है। उसमें कई गड़बड़ियां आ गई हैं, उसमें कई बैरक्स जल गए, शौचालय जाम हो गया वो, और USS अब्राहम लिंकन पर भी अटैक होने की खबरें हैं। तो वो एक समय ले रहे थे इस बात के लिए कि हमारे सैनिक वहां पहुंच जाए, फिर युद्ध तेज करें। इस बात को ईरान समझ रहा था। हो सकता है नहीं तेज हो, लेकिन ये समय ले रहे थे। इतना समय वो तो ईरान को पता है। उसने अपनी शर्तें रख दी। उसने ये स्वीकार किया है कि जो 15 सूत्री प्रस्ताव है वो पाकिस्तान के जरिए ईरान को मिल गया है, लेकिन उस प्रस्ताव पर वो एग्रीमेंट वो कभी एग्री नहीं हो सकता है, क्योंकि वो प्रस्ताव पूरी तरह से ईरान को डिमिलिटराइज करने का है कि आप अपने जो मिसाइल्स हैं उनकी
क्षमता घटाइए, आप उनकी रेंज घटाइए। भाई वो तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है उसका तो सिग्नेटरी है ईरान, तो वो नहीं बना रहा है कि 30 दिनों तक आप अपने मिसाइल प्रोग्राम को ही बंद कर दीजिए और उसके बाद आप रेंज घटाइए। आप एक सर्टेन रेंज से ज्यादा की मिसाइल नहीं बनाएंगे। डीमिलिटराइज करने का एकदम वो प्रस्ताव है, उसको नहीं स्वीकार करेगा। इधर से भी जो प्रस्ताव है उसको भी कोई स्वीकार नहीं करेगा कि आप हूती और हिजबुल्लाह और हमास इनके प्रॉक्सीज पर भी आप अटैक रोक दीजिए। होर्मुज पर ईरान के सॉवरेन राइट को एक्सेप्ट कर लीजिए। ये बात कोई तैयार नहीं होगा इस बात को करने के लिए। तो ये दोनों तरफ से एक पोजीशन ले ली दोनों पक्षों ने। अच्छी बात सिर्फ ये है कि बातचीत शुरू हुई है। तुर्की भी कह रहा है कि हम मध्यस्थता कर रहे हैं, ईरान भी ये पाकिस्तान भी कह रहा है, मिस्र भी कह रहा है। ये लोग अगर मध्यस्थता करें, कोई सचमुच युद्ध विराम का के किसी उस तक पहुंचने की कोशिश हो, तो ये अच्छी बात है। लेकिन अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। और ये जो बार बार कह रहे थे ट्रंप की हमने जून में अटैक किया, B-2 बॉम्बर्स ने किया, उसी से तो ईरान का एक रिजॉल्व मजबूत हुआ जो आज लड़ाई इतनी लंबी खींच रही है। नहीं, लेकिन ईरान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और जो वहाँ की मिलिट्री लीडरशिप है, उसके बीच में भी एक बैलेंस नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि ईरान की मिलिट्री लीडरशिप तो ये साफ तौर पर कह रही है कि इन जैसे लोगों से तो ना हमने बात की है और ना आगे हम बात करेंगे। मतलब इतने बुरे दिन आ गए हैं अमेरिका के, वो खुद से बात करने में लगे हुए हैं। ये ईरान की मिलिट्री लीडरशिप का स्टैंड है। देखिए, जहाँ तक ईरान की बात है, उसको ये पता है कि खार्ग आइलैंड जो कि उसके पास जो आइलैंड है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, वो वहाँ पे 90 to 95% उसका ऑयल जो है वहाँ से जो है सप्लाई होता है। तो अमेरिका की कोशिश है कि उसके जितने भी एनर्जी सोर्सेस हैं उनको कैप्चर किया जाए, उनकी इलेक्ट्रिसिटी बंद की जाए। जानकारी यही है और कि 5 इलेक्ट्रिसिटी जहाज बंद ऐसे करके हैं जिसपे हर जहाज में 5000 मरीन कमांडोज तैनात थे। वो बंद करके, इलेक्ट्रिसिटी बंद करके, उसके बाद जो है वो ग्राउंड फोर्सेस को अंदर भेजा जाए। अगर अमेरिका की ये सोच है तो ईरान की मिलिट्री को भी तो ये अंदाजा होगा कि अमेरिका ऐसा कर सकता है। और जिस तरह से वो देख रहे हैं कि वहाँ पर जो सोल्जर्स हैं उन्हें बढ़ाया जा रहा है, स्पेशल फोर्सेस को बढ़ाया जा रहा है, तो उनको ये अंदाज़ा है। दूसरी तरफ ईरान को ये भी पता है कि इजराइल तो ये कह रहा है ना कि हम डिसाइड करेंगे, ये अमेरिका थोड़ा डिसाइड करेगा, हम डिसाइड करेंगे। इजराइल कह रहा है कि कब वॉर जो है हम खत्म करेंगे। लेकिन अमेरिका जो कहेगा इजराइल को वो मानना पड़ेगा। ये जोई नहीं है कि ऐसा हो। ये आप अगर देखें तो ये डिफरेंस कहीं ना कहीं शुरू में ही इस लड़ाई में आपको इजराइल और अमेरिका में डिफरेंसेस आने शुरू हो गए थे। ये कितने बड़े हैं, हमला करने के बाद वो डिफरेंस ओपनली दिखाई दिया था। कितने बड़े ये बढ़ेंगे ये मुश्किल है, लेकिन ये डिफरेंसेस भी हैं। और दूसरा, अमेरिका जो है अगर वो टाइम बाय कर रहा है तो ईरान भी उस तरह से टाइम बाय करने की कोशिश कर रहा है इन सारी चीजों में, ताकि वो भी अपनी कंसोलिडेशन करे। इसी पर एक खबर है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप 1 महीने के लिए युद्ध विराम करना चाहते हैं, क्योंकि ट्रंप 14-15 मई को चीन दौरे पर जाने वाले हैं। इससे पहले वो ईरान से संघर्ष विराम चाहते हैं ताकि चीन दौरे से पहले एनर्जी क्राइसिस दूर की जा सके। There does not need to be any more death and destruction. But if Iran fails to accept the reality of the current moment, if they fail to understand that they have been defeated militarily and will continue to be, President Trump will ensure they are hit harder than they have ever been hit before. President Trump does not bluff, and he is prepared to unleash hell. Iran should not miscalculate again. Their last miscalculation cost them their senior leadership, their Navy, their Air Force, and their air defense system. Any violence beyond this point will be because the Iranian regime refused to understand they have already been defeated and refused to come to a deal. अमेरिका ईरान को धमकी भी दे रहा है। अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि अब युद्ध नहीं, डील करो, और डील नहीं हुई तो फिर ईरान में तबाही आ जाएगी। इस पर ईरान का भी जवाब आया है। ईरान ने एक बार फिर लाउड एंड क्लियर कह दिया है कि अमेरिका से ना तो कोई बातचीत है और ना ही कोई डील होगी। من با زرس قاطع عرض میکنم هیچ مذاکره و گفتگویی با طرف آمریکایی نبود. البته چند روز هست که طرف آمریکایی شروع کرده به ارسال پیام‌های مختلف از طریق واسطه‌های مختلف. این که پیام‌هایی از طریق کشورهای دوست ما داده بشه و ما هم در جواب مواضع خودمون رو اعلام بکنیم یا هشدارهای لازم رو بدیم، این نه اسمش مذاکره است، نه اسمش گفتگو، نه هیچ. تبادل پیام هست به واسطه जो अब अब्बास अरागची कह रहे हैं वो तो बिल्कुल अलग है। वो ये एक तो बात कह रहे हैं कि सीधी तौर पर तो कोई बात ही नहीं होगी और ना वो बात करना चाहते हैं। डायरेक्ट बातचीत नहीं हो रही है। युद्ध के पहले भी डायरेक्ट नहीं हो रही थी, वो मध्यस्थ के माध्यम से ही बात हो रही थी। ओमान के विदेश मंत्री बात कर रहे थे, मस्कट में भी उन्होंने ही बात की। इनसे बात करके उनको संदेश देते थे, उनको बात करके इनको संदेश देते थे। ये आमने सामने नहीं बैठे। बात कर रहे हैं इस बात जेडी वेंस को कह रहे हैं ये लोग कि उनको शामिल करिए, कोई युद्ध विरोधी जो है, जो मागा का ओरिजिनल समर्थक है, वो शामिल हो, ये चाह रहा ईरान।
पिछली बार भी जब स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से बात हो रही थी, अरागची ही और या लैरिजानी जो भी बात कर रहा था, तो एक कमरे में इनसे बात होती थी, फिर दूसरे कमरे में वो बैठे थे, आमने सामने नहीं बैठे थे लोग। तो आमने सामने अभी भी नहीं होगी। पिछली बार भी मस्कट जिनेवा में नहीं हुई थी, अभी भी नहीं होगी। आप चॉइस पर ध्यान दीजिए। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चुना ट्रंप ने। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा हुआ कोट अनकोट माई फेवरेट फील्ड मार्शल। उन्होंने अपने फेवरेट फील्ड मार्शल को चुना जो उन्हीं की तरह का आदमी है। अगर ट्रंप और बीबी जो है वो बच्चों के स्कूल पर अटैक कर रहे हैं, तो मुनीर जो है वो रिहेबिलिटेशन सेंटर पर हमला कर रहा है। वो ये अगर बच्चों को मार रहे हैं, वो मरीजों को मार रहा है। तो एक तरह का चॉइस 24 में यही आसिम मुनीर तो ईरान से लड़ रहे थे ना, तो ईरान से तो ऐसी दुश्मनी थी, आज वो मैसेंजर हो गए। तो ये ईरान भी इस मैसेज को समझ रहा है। सऊदी अरब से पैक्ट, फिर ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थ की भूमिका, ये पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है, इस पर थोड़ी हमें चर्चा करना चाहिए। ये अमेरिका ने चुना अपने फेवरेट फील्ड मार्शल को, और ईरान इस मैसेज को समझ रहा है। ईरान की कोई दोस्ती नहीं हो सकती। आज भले कभी दोस्त कह दे पाकिस्तान को कि हमारा दोस्त है, वो कोई दोस्ती नहीं हो सकती। अगर जो एक सुन्नी धुरी बनती है तुर्की और ये पाकिस्तान और सऊदी अरब की, तो वो ईरान के खिलाफ ही बनेगी। और उसको पता है ईरान को कि ये सब देश चाहते हैं कि उसकी मिसाइल कैपेबिलिटी खत्म हो जाए, वो डिमिलिटराइज हो जाए, उसके ड्रोन्स कैपेसिटी खत्म हो जाए, वो सब खत्म होकर इनके रहमो करम पर निर्भर हो जाए, वहां प्रॉक्सी बैठ जाए अमेरिका का। वो इस बात को जानता है, इस डिजाइन को समझ रहा है वो। इसीलिए वो बातचीत के लिए अभी तैयार नहीं हो रहा है, और बातचीत करेगा भी तो वो अपनी जो शर्तें हैं उनकी उन शर्तों पर करेगा जी। और अमेरिका ने भी मुनीर को चुन करके जो मैसेज दिया, उस मैसेज को भी ईरान समझ रहा है। अच्छा, ट्रंप के सीज फायर प्लान के बीच इजराइल और ईरान के बीच में जंग और तेज हो गई है। ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ताबड़तोड़ मिसाइलें और ड्रोन दाग रहा है। इजराइल से लेकर मिडिल ईस्ट तक धुआं कर रहा है। इजराइल भी ईरान और लेबनान पर जमकर बमबारी कर रहा है। तेहरान से लेकर बेरूत तक बारूदी प्रहार की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच ईरान ने एक बड़ा दावा किया है। ईरानी फोर्स IRGC का दावा है कि उसने अमेरिका के F-18 फाइटर प्लेन को मार गिराया है। ईरानी फोर्स ने इसका एक वीडियो भी जारी किया। ईरान का दावा है कि कार्रवाई दक्षिण इलाकों में की गई है, वहीं अमेरिका ने ऐसे किसी भी हमले से इनकार कर दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना यह है कि उसका F-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान को ना तो मार गिराया गया और ना ही उसके ऊपर कोई हमला हुआ। ये पहली बार नहीं है जब ईरान ने अमेरिका के फाइटर जेट गिराने का दावा किया हो। इससे पहले ईरान ने अमेरिका के सबसे एडवांस फाइटर प्लेन F-35 को भी मार गिराने का दावा किया था। ईरान की ओर से अब तक जो दावे किए गए हैं उसके मुताबिक ईरान ने अमेरिका के एक F-35, एक F-18, 3 F-15 फाइटर जेट के अलावा 6 रिफ्यूलिंग जेट KC-135 को मार गिराने का दावा किया था। इसके अलावा 12 MQ-9 रीपर ड्रोन को भी मार गिराने का दावा हुआ है। यानी ईरान ने एक तरह से अमेरिका के एयर सुप्रीमेसी को चैलेंज किया है। अमेरिका की हवाई शक्ति की रीढ़ पर भी बड़ा प्रहार हुआ है। अब ईरान ने न सिर्फ अमेरिका की हवाई शक्ति F-18 को गिराने का दावा किया, बल्कि ईरान ने अमेरिका की सबसे बड़े युद्धपोत USS पर भी हमले का दावा किया है। ईरानी फोर्स ने अब्राहम लिंकन की तरफ क्रूज मिसाइल दागने का दावा किया। यह हमला कादिर क्रूज मिसाइल से किया गया। ईरानी सेना ने दावा किया है कि हमले के बाद अमेरिकी कैरियर को अपनी पोजीशन बदलने पर मजबूर होना पड़ा। ईरान का कहना यह है कि अमेरिकी स्ट्राइक ग्रुप की मूवमेंट पर उसकी नजर है। जैसे ही दुश्मन का बेड़ा ईरानी मिसाइलों की जद में आएगा, उस पर ताकतवर हमला किया जाएगा। वहीं अमेरिका की तरफ से इस तरह के किसी भी हमले से इनकार किया गया है। You know, we had an attack. 100 missiles were shot by Iran at a very important thing that we had. I won't tell you what it was for certain reasons. 100 missiles going 2,000 miles an hour were coming at this element of importance, tremendous power and importance. And of the 100 missiles coming at us, 100 missiles were immediately shot down, shot out of the air, fall into the sea. Think of it. अब राहुल जी, जो हम चर्चा कर रहे थे कि ईरान का स्टैंड हम समझ रहे हैं, अमेरिका का भी स्टैंड क्लियर है। वो एक तरफ डील करना चाहता है, युद्ध भी चाहता है, लेकिन सब कुछ अपनी शर्तों पर चाहता है। इजराइल का से क्या है? इजराइल का तो सबसे ज्यादा स्टेक पर लगा हुआ है। देखिए, इजराइल ये मानता है कि ईरान की जो पावर है, जो बढ़ती हुई पावर उसने देखी थी, वो उसको मतलब अपनी एग्जिस्टेंस के लिए थ्रेट मानता है, ये शुरू से। और इसीलिए वो बार बार यूएस को इसके लिए उकसा रहा था कि वो ईरान में जो है हमला करे। वैसे भी अगर आप यूएस की वेरियस रिजीम्स देखेंगे, इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप से भी पहले, तो हर रिजीम ने ये ज़रूर कहा है कि वो ईरान पे हमला करना चाहता है या ईरान को कंटेन करना चाहता है। सारी रिजीम्स ने ये बातें ज़रूर कही हैं। लेकिन इस वक्त
क्यों हो रहा है? क्योंकि इजराइल चाहता है कि किसी तरह से इस पूरे रीजन में जो है वो कहीं ना कहीं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री बने। यही देखिए, अगर आपको इजराइल ये युद्ध नहीं रोकना चाहेगा तो क्या अमेरिका युद्ध रोक पाएगा? मुश्किल है। अगर इजराइल ये चाहेगा कि वो लगातार इस युद्ध में शामिल रहे, क्योंकि ये ऑयल इकोनॉमी से भी जुड़ा हुआ है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये बहुत सारी खबरें आई थी कि वो एक पाइपलाइन बिछाना चाहता है और अपने आप को ऑयल का एक सेंटर बनाना चाहता है जहां से ट्रेडिंग हो। तो ये भी बहुत सारी है। और दूसरी तरफ जो अगर आप सऊदी अरेबिया की भी बात करें तो ये भी खबरें हैं कि सऊदी अरेबिया भी नहीं चाहता कि ये युद्ध रुके, यूएस इस युद्ध को रोके, और वो ये चाहता है कि यूएस जो है ईरान को इस वक्त मतलब वहां पे लड़ाई करे और ईरान को जो है वहां पर रिजीम वहां पे चेंज हो ताकि वो यूएस के तरह मतलब की ग्रिप में रहे वो रिजीम। तो ये सारी चीजें जो है, और यूएस का भी देखिए, अगर यूएस भी ये सब कुछ कर रहा है तो वहां पे भी कहीं ना कहीं ऑयल की बात है। आप इराक में युद्ध की बात करें, आज तक इराक के ऑयल रिजर्व पे या फिर उसकी इकोनॉमी, ऑयल इकोनॉमी पे यूएस का बहुत बड़ा कंट्रोल है। तो इस तरह से अगर हम बातें करेंगे तो इसमें बहुत कुछ मिला जुला है। फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का क्या होगा, मैं ये समझना चाह रही हूँ, क्योंकि इंडियन इंटरेस्ट यही है। एक अच्छी खबर और दर्शकों को दे दूं कि भले ही पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा हो, खैर ये पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है, हमारे लिए अच्छी खबर जो है वो भी आपको बताऊंगी, लेकिन पाकिस्तान भले ही इस पूरी जंग में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा हो, लेकिन बड़ी खबर यह है कि उनका जो जहाज है सेलिन, उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ईरान ने निकलने नहीं दिया। लेकिन भारत के 2 जहाज जो हैं वो उसी हॉर्मूज से निकलकर भारतीय पोर्ट पर आ रहे हैं। ये तो अच्छी खबर है, लेकिन भारत के इंटरेस्ट में कतई ये जंग नहीं है और पूरी दुनिया के इंटरेस्ट में ये जंग नहीं है। बिल्कुल। भारत शांति कैसे लाने में एक भूमिका निभा सकता है? क्या वो इजराइल को समझा सकता है अगर ये कहा जाए तो? नहीं, समझाने की कोशिश निश्चित रूप से हुई होगी। जब प्रधानमंत्री ने बात की, नेतन्याहू से बात की, जब उन्होंने पेजेस्कियान से बात की, ट्रंप से बात की, तो प्रधानमंत्री ने जरूर कहा होगा कि जंग रोकिए, शांति वार्ता करिए। हम लोग लगातार कहते रहे हैं कि भाई डिप्लोमेटिक तरीके से समाधान निकलना चाहिए, जंग समाधान नहीं है, रोकना चाहिए। भारत एक्टिव डिप्लोमेसी इस युद्ध को रोकने के लिए अभी तक नहीं निभा रहा है। वो अपनी तरफ से अपनी बात कह रहा है, मतलब अब हम भारत कोई मिलिट्रीली उसमें इन्वॉल्व होकर के तो रोकने की कोशिश नहीं कर सकता है, और डिप्लोमेटिकली आप तीनों को जो पक्ष इन्वॉल्व हैं उनको आप समझा सकते हैं कि भाई आप जंग रोकिए। तो वो भारत कर रहा है। भारत के इंटरेस्ट में आपने ठीक कहा कि ये जंग जब तक पूरी तरह से नहीं बंद होगी, अब उन्होंने कह दिया कि 2 जहाज निकले, उन्होंने कह दिया कि 2 जहाज और निकले, तो इससे नहीं चलेगी। भारत की जो ऑयल सिक्योरिटी है वो इससे हम लोग नहीं इंश्योर कर सकते हैं हमारा। लेकिन ईरान के ये जो ताज़ा बयान इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि रूस, चीन और भारत के लिए हमने रास्ता खोल रखा है क्योंकि वो हमारे मित्र हैं, ये बात थोड़ी राहत देती है। नहीं, वो तो पहले से ही कह रहा है कि जो कुछ यूरोपीय देश और बाकी जो दुश्मन है उनको छोड़ करके दोस्तों के लिए खुला हुआ है, लेकिन दोस्त लेके जा नहीं सकते हैं ना जहाज अपना। दोस्ती के नाम पर तो बिजनेस नहीं। जब तक ये जंग चल रही है, एक तो सबसे पहले हम लोग नहीं सेफ है ना, और इसलिए बीमा नहीं मिल रहा है, या बीमा बहुत महंगा हो गया है। जो इंश्योरेंस कंपनियों ने प्रीमियम बहुत बढ़ा दिए हैं, जो जहाज उधर से जाकर के कार्गो शिप्स जा रहे हैं, टैंकर्स जा रहे हैं उनके लिए, तो वो देंगे नहीं, इतना महंगा आप ले लेंगे। और उसके बावजूद कोई एक ड्रोन गिर गया कहीं से आकर के, कोई मिसाइल गिर गई। हम लोग अभी जो बात कर रहे थे, जो पिछला जून में अटैक किया अमेरिका ने, उसके बाद ही तो अपनी कमांड को उन्होंने डिसेंट्रलाइज किया है ईरान ने, और सभी 31 प्रांत के लिए एक कमांडर है, उनके अपने हथियार हैं, उनके अपने स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। अगर सेंट्रल कमांड फेल होती है तो वो सब अपने अपने हिसाब से सभी प्रांतों में कर रहे हैं। तो कहीं से कोई एक ड्रोन गिर गया और करोड़ों का नुकसान हो गया, तो इसलिए सिर्फ जंग चलती रहेगी तो फिर निकालना मुश्किल है। आप दोस्तों के लिए भले खुला रखिए, दोस्ती के नाम पर थोड़ा उस जंग में कारोबार। लेकिन अगर ईरान ये कह रहा है कि दोस्ती के नाम पर ये हॉर्मूज खुला हुआ है भारत के लिए, चीन के लिए, रूस के लिए, अमेरिका और इजराइल से भारत के अच्छे संबंध है, वो तो हमला करेंगे नहीं, लेकिन जंग का कोई भी असर यहाँ पर पड़ सकता है। एक बार अब्बास फरागची जो कह रहे हैं वो बयान भी हम दर्शकों के सामने रख दें, जो वो भारत के लिए हॉर्मूज खोलने की बात कह रहे हैं। تنگی هرمز از نظر ما بسته کامل نیست، بسته است فقط به روی دشمنان ما. طبیعی هم است، ما در شرایط جنگی هستیم، منطقه جنگی هست، دلیلی نداره به کشتی‌های دشمنان خودمون اجازه عبور بدیم و متحدینشون، ولی برای بقیه آزاد هست. البته آزاد که هست، خب خود اونها کشتی‌ها معمولاً اجتناب میکنن به دلیل ناامنی که وجود داره. جالب هست که خیلی از این کشورها، یعنی خیلی از این کشتی‌ها صاحبانشون یا کشورهایی که مالک اونها هستن با ما تماس گرفتن و درخواست کردن که ما عبور ایمن اونها رو، عبور امن اونها رو از تنگه برقرار بکنیم و ما برای بعضی از این کشورها که کشورهای دوست ما هستن یا به هر دلیل به هر حال
تشخیص دادیم که این کارو بکنیم نیروهای مسلح ما این عبور ایمن رو فراهم کردن که در اخبار دیدید از अब्बास सरागची को आपने सुन लिया। इसी बीच भारत के लिए आज एक और गुड न्यूज है। एलपीजी गैस की किल्लत की अफवाहों के बीच हॉर्मूज के रास्ते 2 एलपीजी टैंकर भारत आ रहे हैं। 47,600 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर जगवसंत आज गुजरात के कांडला पोर्ट पहुंच रहा है, तो वहीं 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर पाइन गैस कल न्यू मैंगलोर पोर्ट पहुंचेगा। राहुल जी, क्विक कमेंट। देखिए, ये जो टैंकर्स आ रहे हैं, अगर आप इसकी ओवरऑल कैपेसिटी देखें तो ये लगातार आने पड़ेंगे, क्योंकि वो एक टैंकर जितनी गैस लेके आते हैं वो एक दिन का भारत का यूटिलाइजेशन है, तो ये लगातार खुलना ज़रूरी है। और भारत अलग अलग सोर्सेज से भी अब कर रहा है, वो बाकी जो उसके गैस के सोर्सेज हैं उससे भी चीज़ें मंगवाना शुरू कर रहा है, उसमें उन्होंने उसको बढ़ाया है वहाँ से चीज़ें लाने के लिए। तो भारत की अपनी कोशिश है, जिसमें उसने ईरान से भी बात करके लिए अपने लिए ये कोशिश की है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उसके जहाज़ जो है वो आ सकें। और ईरान ने खुद बोला है कि 5 ऐसे देश हैं जिसके वो जो है अलाउ करेंगे, और जो सीधा इन्वॉल्व नहीं है इस वॉर में या पीछे से इन्वॉल्व नहीं है, उन सारे देशों को वो अलाउ करेगा लेने के लिए। जैसे इन्होंने भी कहा कि सही है कि पर ऐसे में बहुत ज़्यादा, क्योंकि वॉर के समय में ये नहीं पता होता कौन किसको मार रहा है, हो सकता है कि इन बाकी सारी कंट्रीज़ में से कोई जानबूझ के वहाँ पे मार दे ताकि भाई ये बंद रहे, ताकि ईरान पे और दबाव पड़े। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इसमें जंग के वक्त इन्वॉल्व होती हैं। तो ऐसे में जो कंट्रीज इंपोर्ट कर रही होती हैं ऑयल या गैस, उनके लिए बड़ी दिक्कत है कि इतना बड़ा आपने सौदा किया और भारत के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए ये जरूरी है कि ये जंग खत्म हो। देखना यह है कि खत्म करने की दिशा में कदम कौन उठाता है, या केवल धमकी और धमकी के आड़ में इस तरीके की बमबाजी चलती रहती है।